नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो L1 एग्जाम की तैयारी या L2 एग्जाम की तैयारी रीट पात्रता में, तो इस क्लास को पूरा देख लेना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हम 2017 में चाहे L1 में पूछा गया पेपर हो चाहे L2 में पूछा गया पेपर हो, किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे गए वो हम करने वाले हैं 2017 का पेपर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 2017 का पेपर करने वाले हैं। इससे पहले हम 2011 का पेपर कर चुके हैं, 2012 का पेपर कर चुके हैं, 2015 का पेपर कर चुके हैं, जो आपके L1 और L2 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। यानी लिखावट में क्या है, कठिनाई हो रही है, तो वो कौन सा अधिगम कहलाएगा या क्या कहलाएगा वो हमें बताना है। डिसलेक्सिया कहलाएगा क्या, डिसकैलकुलिया कहलाएगा क्या, या फिर डिसग्राफिया कहलाएगा क्या, या फिर ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिसग्राफिया हो जाएगा। जो लिखावट में क्या करे, कठिनाई महसूस करे, वो क्या होता है, डिसग्राफिया होता है। और डिसकैलकुलिया क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है गणित की गणना संबंधी समस्याएं। जी हां, गणित की गणनाओं से संबंधित जो कठिनाई होती है वो डिसकैलकुलिया कहलाता है। डिसग्राफिया हम किसे कहेंगे? लिखावट में कठिनाई हो उसे डिसग्राफिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। क्या क्वेश्चन है? योगात्मक मूल्यांकन के बारे में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 को पढ़िए ध्यानपूर्वक। अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, यह तो योगात्मक मूल्यांकन नहीं है, नहीं है मूल्यांकन, ये तो योगात्मक। तो फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित है, यह भी नहीं है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी की उपलब्धि को लगातार व्यवस्थित आकलन, यह भी नहीं है। तो बचा हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, देवसेना कह दीजिए राइट आंसर। सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, क्या अंतिम आकलन ही क्या कहलाता है? ये योगात्मक मूल्यांकन है। यानी योगात्मक मूल्यांकन से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है श्रीमान? क्वेश्चन नंबर 3, हावर्ड गार्डनर, क्या हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। ठीक है ना, कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है यह हमें बताना है। क्या वो विश्लेषणात्मक बुद्धि है, क्या वो रचनात्मक बुद्धि है, या फिर वो प्रकृतिवादी कौशल है, या फिर वो व्यवहारिक बुद्धि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रकृतिवादी कौशल। क्या प्रकृतिवादी कौशल? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया L1 के एग्जाम में? क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। क्या है? हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाइए कि 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ कौन सा होगा? अवधान गठन में सुविधा वाला होगा, या फिर देखिए यहां पर क्या दे रखा है, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होगी क्या? यानी अभी तक तो दोनों सही चल रहे हैं। फिर सही लाभ देखिए, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और यहां पर देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ चुका है क्वेश्चनों का। पहले जो हमने 2011 में क्वेश्चन किए थे,
2012 के क्वेश्चन किए थे, 2015 के क्वेश्चन किए थे, उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। आपको पता चल रहा होगा। और इसीलिए हमें क्या करने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं, ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन का ट्रेंड किस प्रकार बदल रहा है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है। ठीक है जी, कोई गतिविधि कर रहा है, कैसे, देखिए जैसे न केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों हुआ। यह नहीं पूछा कि केवल यह पूछ कर क्या क्या हुआ ना, इतने से बात नहीं चलेगी। उसके बाद उसने क्या पूछा, उस गुरुदेव ने क्या पूछा कि ये कैसे और क्यों हुआ। इसी प्रकार बी देखिए यहां पर उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों में वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। कौन, अध्यापक। कौन, अध्यापक। कौन सी गतिविधि को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, यहां पर समानता की कर रहा है, या आलोचनात्मक सोच की कर रहा है, या एकीकृत सोच की कर रहा है, या फिर अवधारणा मानचित्रण की कर रहा है। तो क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच की यहां पर क्या कर रहा है, गतिविधि को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं, यानी सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या फिर घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिक्षेप है इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते, कौन, मानवतावादी या फिर व्यवहारवादी या फिर संज्ञानात्मकवादी या फिर सामाजिक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा राइट आंसर, व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सबका साथ सबका विकास यानी समावेश शब्द का मतलब, समावेश का जो शब्द है समावेश है उसका मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना। कौन से, पूरे समय या सर्वाधिक समय या कुछ समय या किसी समय नहीं। तो समावेश शब्द का मतलब क्या है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को क्या किया जाए, पूरा समय यानी फुल टाइम नियमित कक्ष में शिक्षित किया जाना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है। ठीक है जी, क्या कर रहा है, एक भाषा शिक्षक है, वो कक्षा में कविता का विवरण समझाता है पहले तो, उसके बाद देखिए कक्षा में क्या कर रहा है, कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने और व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह उदाहरण किसका है, आगमनात्मक तर्क का है, निगमनात्मक तर्क का है, या अवधारणा मानचित्रण का है, या परिकल्पना परीक्षण का है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, परिकल्पना परीक्षण आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 फ्राइड वाला क्वेश्चन पूछा गया यहां पर, और ये 2015 में भी पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है, क्या, एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो या आईडी पर यानी इद पर आच्छाद रहता है या रखता है, यह कहलाता है। ये क्या कहलाता है, क्या वो सुपर ईगो होता है, या आमोद सिद्धांत होता है, वो द्वंद्व होता है, या फिर वो दबाव होता है। तो वो क्या होता है, एक प्रकार का दबाव होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्ति का लक्षण निम्न में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, हैंस आइसेक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या यानी मोटिवेशन क्या है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा दे रखा है में। तो देखिए छात्र ए, मान लीजिए कोई छात्र ए है
आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। ठीक है जी। छात्र बहिष्क्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। लक्ष्य देखिए उसका उच्च लक्ष्य निर्धारित किया, प्रयास भी काफी करता है, साथ बना रहता है और कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करता है। तो बिल्कुल सही हो गया। ये यहां पर प्रेरणा क्या है, साफ साफ हमें पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है, यानी ये युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा क्या है, तो एक शुरुआत हो जाएगी या फिर अपने आप में एक अंत है, या फिर एक शुरुआत और तथा अंत हो जाएगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अपने आप में एक अंत है। आंतरिक प्रेरणा, जिस प्रकार बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है, उसी प्रकार आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, एक व्यवस्थित विज्ञान जो सभ्य और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए निम्न कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। वो क्या कहलाता है श्रीमान? क्या वो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा कहलाता है, या फिर वो दिमागी आरोग्यता कहलाता है, या फिर वो अधिगम कहलाता है, या फिर वो द्वंद्व कहलाता है? तो वो कहलाता है श्रीमान दिमागी योग्यता। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, और क्या है क्वेश्चन नंबर 14? और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, क्या कहलाता है वो? यानी एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में जो तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना है वो शामिल है, वो क्या कहलाता है? प्रतिकरण कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है, या प्रतिगमन कहलाता है, या फिर वो दमन कहलाता है? वो कहलाता है हमारा परिमेयकरण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। कौन सी श्रेणी से संबंधित है? क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, या फिर सामाजिक कारक है, या फिर अन्य कारक? तो ये आ जाएगा हमारा सोशल फैक्टर्स यानी सामाजिक कारक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन को निम्न में से कौन सा बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, या फिर अपराध का जुनूनी विचार, या फिर बीमारी का डर? तो ये तो होंगे नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो समायोजन को बढ़ावा देगी। न्यूरोटिक, भय और चिंता से मुक्त। जी हां, चिंता से मुक्त होंगे तो समायोजन को बढ़ावा अवश्य मिलेगा। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी कितने, 17 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों यानी एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने को कहा। क्या कहा छात्रों को? हमने बच्चों को कहा कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए। इस कार्यभार में ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? यानी ब्लूम का जो वर्गीकरण किया गया है ब्लूम के द्वारा, संज्ञानात्मक स्तर पर जो व्याख्या की गई है उसमें कौन सा आएगा यहां पर? विश्लेषण, संप्रयोग, समझ, या फिर ज्ञान? तो इसका राइट आंसर हमारा संप्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की। यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है यह प्रक्रिया? असेसमेंट यानी आकलन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है हमें? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सही क्रम हमें बताना है। तो देखिए, स्मरण,
करना, बिल्कुल सही है, सबसे पहले स्मरण करना। फिर बोधगम्य चिंतन, ठीक है जी। फिर चिंतन करना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो हमें शिक्षण के संबंध में सही क्रम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत है? आपको करवा रखा है मैंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, बिल्कुल करवा रखा है आपको नोट्सों के माध्यम से, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंप्लीट करवा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिए। बाल कल्याणकारी योजना नोट्सों के माध्यम से कंप्लीट करवा रखी है, क्लास देख सकते हैं। RTE 2009 कंप्लीट करवा रखी है, यानी राइट टू एजुकेशन 2009, तो क्लास देख सकते हैं आपको। तो ये इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहां पर देखिए, जो ढांचा या सिद्धांत, ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कौन सा आएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए, स्कूल से बाहर जीवन का ज्ञान से जोड़ना, ये तो सिद्धांत है। फिर देखिए, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, यह भी है। अधिक को रटना, ये वापिस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2012 में ये क्वेश्चन आया था, 2015 में ये क्वेश्चन आया, और ये फिर क्वेश्चन आ गया 2017 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्या है क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर, कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। शुरू में क्या करता है बच्चा? हथेली का प्रयोग करके किसी वस्तु को पकड़ता है। फिर क्या करेगा? धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों से और अंगूठे के उपयोग से वस्तु उठाने लगता है। इस प्रकार की प्रगति है। किस प्रकार की है ये देखिए, सिफेलोकोडाल प्रगति है, या प्रोक्सिमो डेसिटल प्रगति है, या फिर व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई, ये तो है व्यापक से, ठीक है जी। और अनियमित, ये तो अनियमित तो नहीं आएगी। तो इसमें ये दो आ रहे हैं, ऑप्शन बी और सी दोनों सही दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति है, और यहां पर प्रोक्सिमो डेसिटल प्रगति भी है। ऑप्शन नंबर दोनों सही है यहां पर, तो बी और सी आ जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्र में कहां तक संबंधित है? कहां तक संबंधित है श्रीमान? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, या एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, क्या है क्वेश्चन नंबर 23? एक बच्चा जो एक विशेषता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगा, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। किस प्रकार के बयान पर जोर देता है ये? प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवांशिकता, या फिर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 24? यहां पर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस नियम को? क्या कहा जाता है श्रीमान? उसे कहा जाता है श्रम का नियम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस, यानी श्रम का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, और क्या है क्वेश्चन नंबर 25? पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, तो भी वो इस सहवर्ती को कहा जाता है। यानी देखिए, पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते पर, वो न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने पर लार टपकाता है, बल्कि इससे पहले भी वो, अर्थात जब वो सीढ़ियों से आता है ना, जो प्रशिक्षक होता है, उसके कदमों की आवाज से ही करता है। तो इस सहवर्ती को क्या कहा जाएगा? ये हमें पूछा गया, बड़ी ही गहराई से पूछा गया क्वेश्चन है। अनुकूलित उत्तेजना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतः क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबंधित होता है। क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर श्रीमान? देखिए, थॉर्नडाइक अधिगम है क्या, पियाजी का है, या फिर टोलमैन का है, या कोहलर का है? तो ये हो जाएगा हमारा टोलमैन संकेत अधिगम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर मुझे गलत लगा है, टोलमैन नहीं आएगा, सॉरी, टोलमैन तो नहीं आएगा, न कोहलर आएगा ना थॉर्न, यहां पर पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 और क्या है क्वेश्चन नंबर 27 हमारा? पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने व नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया जाना जाता है। कितने अच्छे लेवल का पेपर है, इस बार इस लेवल का पेपर आ गया ना, तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर पास करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 90 नंबर लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा संतुलन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, वो संतुलन जाना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कि निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्राओं के बारे में नकारात्मक उम्मीदें गलत। ये तो यहां पर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो देखिए क्योंकि सावधानी नहीं है वो बतानी है, ये तो सावधानी है। फिर देखिए हमारा क्या है? बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक सैचित बातचीत है, ये नहीं है बौद्धिक परीक्षण का, तो ये सावधानी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आज वाले पेपर में, तो अन्यथा तो हम फटाफट क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए, एरिक्सन के अनुसार बच्चों को मनोसामाजिक विकास 8 चरण में होता है। ठीक है जी, 8 चरण में होता है। कक्षा 3 का छात्र है, 9 साल के आसपास है, कोई विकास किस चरण में मेल खाएगा उसका? शर्मिंदगी बनाम संदेह में, या परिश्रम बनाम हीनता में, या नेतृत्व बनाम अपराध में, या फिर अंतर्गतता बनाम अलगाव में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा परिश्रम बनाम हीनता, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 अंतिम क्वेश्चन देखिए, 2017 में L1 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? के लिए सत्य नहीं है तो हमें बताना है। यह एक मानकीकृत परीक्षण है, ये बात तो सत्य है। छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है, अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया, यह भी बात सत्य है। और कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। ठीक है जी, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है, यह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो यह था हमारा L1 में पूछा गया 2017 का पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जानदार और अच्छे लेवल का पेपर कह दीजिए। अब चलिए रीट L2 2017 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और मोटिवेशन क्या है कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते समय एक शिक्षक से क्या आशा नहीं कर सकते हमें? योग्यता अनुसार समय में विभक्त करना, ये तो है जी। पाठ्यचर्या को समायोजित करना है जी। बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये नहीं है, ये
के शिक्षक से आशा नहीं की जा सकती कि वो बच्चे को स्वाध्याय के लिए छोड़ दे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग होगा। कौन सा हो सकता है? उत्कृष्ट होगा या औसत से कम होगा या फिर औसत ही होगा या फिर प्रतिभावान होगा? तो ये हो जाएगा एवरेज। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन से संवलीनता के लक्षण है? संवलीनता के लक्षण है निम्न में से कौन से हमें बताना है? कमजोर सामाजिक व्यवहार संवलीनता का नहीं है। कमजोर, एक सेकंड, क्या है? निम्न में से संवलीनता का लक्षण कमजोर सामाजिक, संवलीनता का है हमें, संवलीनता। पुअर यानी कमजोर सामाजिक व्यवहार, यानी ये तो है जी, ठीक है। कमजोर संप्रेषण ये भी है। रूढ़िवादी व्यवहार ये भी है। ऊपर लिखित सभी यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है कि मात्रात्मक, क्या? मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है विकास, वृद्धि, संतुलन या फिर परिपक्वता। तो ये किस प्रकार है? मात्रात्मक है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। किस प्रकार कार्य कर सकते हैं? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, ठीक है जी, कर सकते हैं। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान करना, उचित वातावरण प्रदान देकर, ठीक है जी। और यहां पर परामर्श और मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, यह भी है। उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, वो हमें बताना है। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, ये तो गलत है, तो यही नहीं आएगा, ये हो जाएगा जो संबंधित नहीं है। तो क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, ये क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। बाकी बच गए वो है, तो देख लीजिए ऑप्शन। यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, ठीक है जी। त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, बिल्कुल सही है जी। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है ये? तो देखिए, केंद्रस्थ को दर्शाता है या आत्म केंद्रस्थ या जीववादी या एनिमिज्म कह दीजिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आत्म केंद्रस्थ को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? एक शिक्षक अपनी कक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। कौन से सिद्धांत को? थार्नडाइक का सिद्धांत लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? तो देखते हैं क्या लागू नहीं करना चाहिए। बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। क्या यह करना चाहिए? तो श्रीमान करना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, ये लागू नहीं करना पड़ेगा उस क्लास में, ये लागू मत कर देना। फिर देखिए, उचित, क्योंकि हमें थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार लागू करना है, तो उचित अभ्यास और ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। जहां तक शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या
अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है। ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? इसको हीन भावना किसने कहा था? या फिर युंग ने कहा, या फ्राइड ने कहा, या एडलर ने कहा, या फिर हॉर्नी ने कहा था? तो इसको कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों एडलर ने। किसने? एडलर ने हीन भावना कहा था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया था वे कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे यहां पर? पुरस्कार तथा सजा नहीं होगा। निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, बिल्कुल सही है। इस पर बांडुरा और वाल्टर ने बल दिया था। निरीक्षण युक्त अधिगम या फिर अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? यदि कोई विद्यालय परिचय के प्रवेश के समय कंपटीशन शुल्क लेता है, RTE 2009 पढ़ चुके हमें, कोई बच्चे से कंपटीशन शुल्क लेता है तो तब उसके शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत क्या दिया जाएगा? उसे दंड दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? आपको करवा रखा है कितना? 10 गुना, प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक यहां पर दंड दिया जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 फ्राइड के अनुसार हमें पूछा गया जो अहम है, ईगो है, सुपर ईगो है, उसके बारे में कि फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है? कौन सा करेगा इसको? तो इसका आ जाएगा इद। क्या आ जाएगा? इदम, ऑप्शन नंबर सी, ID जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 किसका है? ये क्वेश्चन 13 है, यानी तेरे को करना है तो कर दीजिए ना इसका तो कमेंट प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर? और मैं बता देता हूं, आपको हिंट दे देता हूं, इसका आंसर वही आएगा जो अब की बार हमें सरकारी नौकरी लगाएगा। कौन सा? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। अब बता दीजिए कौन सा आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 14? समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी गण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, एक विद्यार्थी है, शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। जी हां, मैंने इस पंखे की ताड़ी को मोड़ा है, या मैंने इस मेज को उल्टा पटका है, यानी इस प्रकार वो अपनी गलतियां स्वीकार करता है। पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डरता है, यानी डर रहा है बालक की, उसने पंखे की ताड़ियां मोड़ तो दी है लेकिन शिक्षक को ही बता दिया दंड मिलेगा अब तो उसे। फिर देखिए, निम्न में से किसके सापेक्ष से इसे अच्छी तरह समझाया गया है? कौन सा आएगा यहां पर आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो हो जाएगा हमारा पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक 5 साल का बच्चा है। कितने साल का बच्चा? 5 साल का बच्चा। दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण की कमी है। एक 5 साल का बच्चा है जिसमें दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण की कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण को किस चीज का प्रतीक है? श्रवण बाधिता है, शैक्षिक पिछड़ापन है, या शेष व शवलीनता, या अधिगम क्षमता वाला है? तो वो कौन सा है? शेष व शवलीनता, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बच्चा शेष व शवलीनता में क्या करेगा? बारंबार असामान्य व्यवहार करता है, प्रतिक्रिया, दूसरों के प्रतिक्रिया और संप्रेषण की तो कमी होती है शेषवावस्था, तो शेष व शवलीनता आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति, यानी कहते हैं ना, आज मैंने आपके लिए रोटी नहीं खाई, आज आपके लिए मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि वो आदत होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है और ज्यादातर किनमें तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस
प्रकार की अवस्था को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए। और इसमें बालिका अपने आप को भूखी रखती है। क्या रखती है? भूखी रखती है अपने आप को, यानी भूखी रहती है वो रात भर, फिर कहती है मैंने खाना नहीं खाया। ये प्रवृत्तियां होती है, ये आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तब पता चलेगा कि किस किस प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, कि यह कथन है कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। ठीक है ना, कि निम्न में से सीखने के किस सिद्धांत को इंगित करता है? कौन से सिद्धांत को? हल का प्रबंधन का सिद्धांत है क्या? नहीं है। क्या गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्या है क्वेश्चन नंबर 18? अधिगम का निष्पादन है। अधिगम का निष्पादन क्या है ये हमें बताना है। तो अभिवर्ती, ज्ञान, कौशल या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी ये क्या है? सभी अधिगम के निष्पादन है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्या है क्वेश्चन नंबर 19, कि निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण, नियमावली तथा कार्यक्रम को विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? कौन सा करता है जी? तो देखिए, इसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन नहीं करेगा, न ही नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, न ही यहां पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये भी नहीं करेगा। तो कौन सा बच गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय पुनर्वास परिषद। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। पुनर्वास के क्षेत्र में भारत का क्रियान्वयन कौन करता है? भारत में क्रियान्वयन ये करेगा भारतीय पुनर्वास परिषद। क्वेश्चन नंबर 20, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क करना चाहते हैं, पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों को जवाब कहा। क्या कहा? देखिए, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क करना चाहते हैं। ठीक है, कोई विशेष स्तर है उस पर बच्चे क्या करना चाहते हैं? मौलिक तर्क करना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों को जवाब कहा। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? तो कौन से चरण का हो जाएगा ये? क्या ये साकार संचालन? नहीं। क्या ये पूर्व संचालन? बिल्कुल सही है, प्री ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चनों का लेवल देखिए एक बार, कितना शानदार लेवल चल रहा है, बड़ा ही अच्छा लेवल चल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? ये तो सभी को आसान लगेगा, तो किस उम्र में आ जाएगा? किस? तो 10 से 13 महीना। ऑप्शन नंबर डी। अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा इस प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? ये भी मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। तो कौन हो जाएंगे? गार्डनर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अधिक बल दिया? किसने दिया था जी? वाइगोत्स्की, पियाजे, डीवी, कोलबर्ग। तो किसने दिया था सामाजिक रचनात्मक दर्शन पर अत्यधिक बल? तो वो दिया था वाइगोत्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 24, क्या है क्वेश्चन नंबर 24? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा अधिगम परिस्थिति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, श्रवण में विकृति जो होती है यानी कानों में, हियरिंग में जो विकृति होती है मापा जाता है हर्ट्ज में, डेसिबल में, वाट में या फिर पौंड में। ये तो आसान सा क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर वाट आएगा क्या? वाट आएगा क्या? नहीं आएगा। आपको पता है वाट तो नहीं आएगा, डेसिबल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 80 डेसिबल तक सुन सकता है, 120 डेसिबल यानी हम सुनते हैं ना इस प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? चढ़ना,
कूदना, दौड़ना, लिखना। सूक्ष्म, देखिए किसी पर चढ़ाई कर रहा है, कोई पहाड़ है उस पर चढ़ाई कर रहा है, कोई पहाड़ है उस पर चढ़ाई कर रहा है, ये तो सूक्ष्म नहीं रहा। दौड़ रहा है तेजी के साथ, ये भी नहीं। कूद रहा है लेकिन आराम से लिख रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूं। इस क्लास को कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास कर दीजिए शेयर। तो इस प्रकार जो बोल रहा हूं वो क्या है, आराम से लिख रहा हूं, तो ये सूक्ष्म चलन कौशल कौन सा, लिखना। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, स्कीमा का मतलब क्या है? तो स्कीमा का मतलब है खंडन क्रिया विधि नहीं है, अधिगम विधि नहीं है, लंबे समय के याददाश्त में सूचना संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात देखिए ना आपने, अगर किसी को क्वेश्चन आए और तुक्के लगाने की बात आ जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन करके आ जाना, सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो करके आ जाना, क्योंकि अब तक जो हमने क्वेश्चन किया ना सबसे बड़े वाला ही चल रहा है अब तक। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? किसे माना गया इस प्रकार के तर्क के लिए? तो प्रतिपादन इस प्रकार का जेरोम ब्रूनर ने, जीन पियाजे ने, गिलफोर्ड ने या फिर स्टर्नर बर्ग ने। तो किसने किया था ये आ जाएगा रॉबर्ट स्टर्नर बर्ग। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनना है। 70 से 90, 30 से 50 या 50 से 70 या 50 से नीचे। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 70 से 90 दे रखा है और 50 से 70 भी दे रखा है। तो ये मुझे तो दोनों ही लग रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए और सी दोनों ही लग रहे हैं। शिक्षणीय वर्ग को चुनना है हमें आईक्यू स्तर में, तो ए और सी। एक सेकंड मैं देख लेता हूं इसका आंसर, ऑफिशियल आंसर की के अनुसार क्या है, ए और सी है क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए और सी ही आएगा, बिल्कुल सही है। ऑफिशियल आंसर की के साथ ए और सी ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आनुवांशिकता की इकाई है क्या है? सभी को पता है जीन है। क्या है? जीन। ऑप्शन नंबर सी। तो ये था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2017 में L1 और L2 में पूछे गए क्वेश्चन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा हम 2011 में पूछे गए क्वेश्चन, 2012 में पूछे गए क्वेश्चन, 2015 में पूछे गए क्वेश्चन कर चुके हैं और 2017 वाले भी हमें कर चुके हैं। अब बचे हमारे 2021 वाले और 2022 वाले, ये हम आगे की क्लासों में कर लेंगे। एक क्लास में 2021 वाले और एक क्लास में 2022 वाले कर लेंगे। तो आपको ये क्लास किस प्रकार लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और इसके अलावा आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करवा की क्लास देख सकते हैं, NCF 2000 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 करवा रखा है, बाल कल्याणकारी योजना करवा रखी है, RT राइट टू एजुकेशन 2009 करवा रखा है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। और इसके अलावा 10 मॉडल पेपर करवाने हैं, जिसमें से 4 हो चुके हैं, 6 बाकी है। एक दिन में ही 2-3 मॉडल पेपर करवा दूंगा मैं एक ही क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार हम कल 5 मॉडल पेपर किए थे, कल कितने मॉडल पेपर किए थे? 5 मॉडल पेपर कल किए थे एक ही क्लास में। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से अपने एग्जाम को देकर आइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।